नमस्कार दोस्तों, मैं नितिन गुप्ता स्वागत करता हूं आकार आईएएस के YouTube प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप जानते हैं, हमारा टॉपिक चल रहा है अलंकार, और अलंकार का पहला वीडियो जो था अलंकार एक परिचय, मतलब अलंकार के बारे में हमने जाना कि अलंकार क्या होता है, सिलेबस मतलब एमपीपीएससी के सिलेबस में अलंकार की कितनी वैल्यू है, कितने नंबर के प्रश्न यहां से पूछे जाते हैं, इन सभी मुद्दों पर मैंने चर्चा की थी। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि अलंकार की परिभाषा कितने रूप में जो है एमपीपीएससी पूछ सकता है। इन सभी मुद्दों पर चर्चा करने के बाद लास्ट में हमने यह बताया था कि इसके प्रकार हम पढ़ेंगे, और उन प्रकार के लिए आज का यह वीडियो हम लेकर आए हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको आज अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार पर चर्चा करेंगे, और अनुप्रास, यमक और श्लेष से 1 नंबर के प्रश्न कैसे बनेंगे, 3 नंबर के प्रश्न कैसे बनेंगे, इन सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे। मतलब आज का जो मुख्य विषय है, आज का जो हमारा जो सेशन है वो है शब्द अलंकार से। मतलब अलंकार के मुख्य 2 प्रकार होते हैं, एक शब्द अलंकार और एक अर्थ अलंकार, और ये 2 ही हमारे सिलेबस में दे रखे हैं, पाठ्यक्रम में है। और इन 2 के अंतर्गत यदि हम देखें तो शब्द अलंकार में 3 मिलेंगे, अनुप्रास, यमक और श्लेष। वहीं अर्थालंकार में 3 मिलेंगे, उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा। तो हम जो है हमें पढ़ना 6 है, लेकिन जैसा कि मैंने आपके आखिरी वीडियो में बताया था कि इसके अंदर भी बहुत सारे टाइप हैं। तो आज का जो सेशन है वो है शब्द अलंकार से, और ज्यादा समय व्यतीत न करते हुए हम हमारे मुख्य प्रकार पर चलते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं अलंकार के प्रकार, जैसा कि आपको दिख रहा है स्लाइड में, एक शब्द अलंकार है, एक अर्थालंकार है और एक क्या है, उभयालंकार। ये हमारे सिलेबस में नहीं है। एमपीपीएससी के सिलेबस में जो आपका पूछा जाता है वो पूछा जाता है क्या, शब्द अलंकार और अर्थालंकार। इसके अंतर्गत भी अनुप्रास, यमक और श्लेष की बात होगी। फिर बात करेंगे अगले वीडियो में उपमा, उत्प्रेक्षा और रूपक की। आज का उद्देश्य ये 3 है। अब इन तीनों की भी बात करें डिटेल में हम, तो इन तीनों के अंदर भी बहुत सारे प्रकार आपको देखने को मिलेंगे। जैसे कि अनुप्रास की यदि मैं बात करूं तो अनुप्रास अलंकार वर्णों की आवृत्ति को कहते हैं, अर्थात जिन कविताओं की पंक्तियों में एक वर्ण या वर्ण समूह की आवृत्ति हो उसे हम क्या कहते हैं, अनुप्रास। और इसी आवृत्ति के आधार पर अनुप्रास के भेद होते हैं कितने, 5, छेकानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास, अंत्यानुप्रास और 5वां आपको मिलेगा लाटानुप्रास। इसके अलावा यमक के भेद मिलेंगे आपको कितने, 2। यमक का क्या अर्थ होता है, यमक का अर्थ होता है कि जिन कविताओं की पंक्तियों में कोई शब्द अनेक बार आए और हर बार उसका अर्थ अलग अलग हो उसे हम यमक कहेंगे। और इसी के आधार पर यमक के 2 भेद देखने को मिलेंगे, एक सभंग और एक अभंग। हम शब्दों को समझेंगे बिल्कुल कॉन्सेप्चुअली। देखो, आपको इस सेशन में मैं अलंकार कॉन्सेप्चुअली पहचानना सिखाऊंगा। यदि हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे तो फिर एग्जाम्पल कोई भी आए हमारा जो है आंसर गलत नहीं होगा। इसके अलावा तीसरा प्रकार आपको मिलेगा श्लेष, और श्लेष का अर्थ होता है चिपकना, अर्थात जिन कविताओं की पंक्तियों में एक ही शब्द के अनेक अर्थ हो, मतलब यहां शब्द रिपीट नहीं होंगे। देखिए, यहां अनुप्रास में वर्ण रिपीट हो रहे थे, यमक में शब्द रिपीट हो रहे हैं, जबकि श्लेष में शब्द रिपीट नहीं हो रहे हैं, या एक ही शब्द के अर्थ अलग अलग हैं। मतलब यहां पर जो शब्द आपको मिलेंगे वो मिलेंगे आपको श्लिष्ट शब्द। श्लिष्ट शब्द का मतलब है जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ हो, मतलब अनेकार्थी शब्दों का प्रयोग हमें देखने को मिलेगा। तो जिन कविताओं की पंक्तियों में एक ही शब्द के एक से अधिक अर्थ हो उसे हम क्या कहेंगे, श्लेष अलंकार कहेंगे। और इसी के आधार पर दोस्तों इसके भी आपके 2 प्रकार हैं, एक सभंग और एक अभंग। अब आप देखिए, यहां भी सभंग है, यहां भी सभंग है, यहां भी अभंग है, यहां भी अभंग है। इन दोनों में अंतर यह है कि यहां शब्द रिपीट होंगे, यहां शब्द रिपीट नहीं होंगे। लेकिन उससे पहले हमें यह देखना होगा कि भंग होता क्या है। सभंग अभंग को तोड़ने के लिए इसमें कॉमन चीज मिली, भंग। सा जोड़ दिया तो सभंग हो गया, आ जोड़ दिया तो अभंग हो गया। तो यदि हम इनके अर्थ जान ले तो मुझे लगता है फिर इसके टाइप क्या हो जाएंगे, आसान। लेकिन यहां तक पहुंचने के लिए पहले हमें कंप्लीट करना होगा अनुप्रास अलंकार, और अनुप्रास अलंकार को पढ़ने के लिए हम सबसे पहले देखते हैं यहां से प्रश्नों की संभावना कैसी बन सकती है। अब
अनुप्रास अलंकार देखने के लिए हम चलते हैं यहां पर। देखिए, अनुप्रास अलंकार के लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रश्न कितने तरीके से बन सकते हैं। तो यहां से आप जानते हो दो तरीके से प्रश्न बन सकते हैं। एक तो जो सिलेबस में मेंशन है 1 नंबर का प्रश्न, और दूसरा जो हिडन है वो है 3 नंबर का प्रश्न। तो 1 नंबर का जो प्रश्न बनेगा वो सामान्यता बनेगा, जैसे कि मान लो डेफिनेशन लिख के दे दी कि जिन कविताओं की पंक्तियों में एक वर्ण की आवृत्ति कई बार हो उसे क्या कहेंगे, तो अनुप्रास अलंकार कहते हैं। या डेफिनेशन से क्वेश्चन बना दिया कि जिन कविताओं की पंक्तियों में एक वर्ण की आवृत्ति केवल एक बार हो तो उसे 6 का अनुप्रास। इस तरीके से पूछ सकता है 1 वर्ड में। या फिर सामने वाला आपसे पूछ सकता है कि एक उदाहरण दे दिया, चारों चंद्र की चंचल किरणें, उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है, तो वहां हम आंसर लगाएंगे अनुप्रास अलंकार है। लेकिन कभी कभी यह पूछ लेता है कि चारों चंद्र की चंचल किरणें उपयुक्त पंक्तियों में अनुप्रास का कौन सा भेद है, तो फिर हमें उस आंसर को क्रैक करने के लिए इन भेदों पर चर्चा करनी होगी। मैं इसलिए ऐसा बोल रहा हूं क्योंकि एमपीपीएससी इन भेदों पर चर्चा पहले कर चुका है। जो 2020 का आपका मेंस हुआ था उस 2020 के मेंस में ये चर्चाएं की जा चुकी हैं। आई बात समझ में? तो 6 का अनुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास, अंत्या और लाटा, इन सभी पर हम चर्चा करेंगे एक एक करके। क्लियर है इतना? अब यहां पर हम बात करेंगे तो अनुप्रास के 1 नंबर के क्वेश्चन समझ में आए, या तो वो डेफिनेशन लिख के दे देगा और पूछेगा किसकी डेफिनेशन है, या फिर वो उदाहरण लिखकर दे देगा और फिर पूछ सकता है ये किस अलंकार का उदाहरण है। 1 नंबर का ये क्वेश्चन बनेगा। यहां से 3 नंबर का प्रश्न कैसा बन सकता है, जैसे कि लास्ट में बना था, अनुप्रास अलंकार के भेद लिखिए, तो फिर 5 भेद लिख देंगे। या क्वेश्चन बनेगा अनुप्रास अलंकार को परिभाषित कीजिए, तो फिर परिभाषा हम लिख देंगे। या फिर क्वेश्चन बनेगा वृत्त अनुप्रास को उदाहरण से समझाइए, तो फिर हम क्या करेंगे, ये जितने भी आपको दिख रहे हैं टाइप, इन सबसे 3-3 नंबर के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो 6 क्वेश्चन आपके ये 3 नंबर से सीधे सीधे दिख रहे हैं डेफिनेशन से, और 1 क्वेश्चन आपको दिखेगा अनुप्रास के प्रकार से। मतलब 7 क्वेश्चन मैक्सिमम 3 नंबर के यहां से निकल रहे हैं। सोचो, 1 नंबर के क्वेश्चन में वैरायटीज बहुत हो सकती है, लेकिन 3 नंबर के प्रश्नों में आपकी वैरायटीज लिमिटेड होगी। एक टॉपिक से 10-12 से ज्यादा क्वेश्चन नहीं बन सकते, हिंदी की बात कर रहा हूं विशेषकर। और यदि हमें पता है कि 3 नंबर के क्वेश्चन इतने बन सकते हैं तो कृपया करके उनको लिख लिया जाए, ताकि जो भी गलती हो वो यही हो जाए आयोग में, या हम कह सकते हैं जब हम परीक्षा केंद्र पर परीक्षा देने जाते हैं वहां ऐसी गलती ना हो। तो ध्यान से देखना, एक एक शब्द पर हम काम करेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले हम बात करेंगे शब्दालंकार की। देखिए, मैंने आपको अनुप्रास से समझा दिया है कि क्वेश्चन 1 नंबर से भी बनेगा और प्रश्न 3 नंबर से भी बनेगा। माइंड में लेकर चलना, अलंकार से 1 नंबर का प्रश्न तो निर्धारित है ही, 3 नंबर के भी बनेंगे। अब बात करते हैं प्रकार की। शब्दालंकार 2 शब्दों से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है, या जिसे हम तोड़ेंगे शब्द और अलंकार में। अर्थात शब्द का अर्थ तो ठीक है, अलंकार का अर्थ होता है सौंदर्य। मतलब यह हुआ कि जिन कविताओं की पंक्तियों में शब्दों के कारण चमक या सौंदर्य उत्पन्न हो उसे हम क्या कहेंगे, तो याद रखना दोस्तों, उसे हम कहेंगे शब्दालंकार। शब्दालंकार का जो पहला प्रकार है वो है अनुप्रास अलंकार। अब अनुप्रास अलंकार क्या होता है? अनुप्रास अलंकार को समझने के लिए इसकी 2 तरीके से परिभाषा मिलेगी, एक संस्कृत की परिभाषा और दूसरा उसका हिंदी अनुवाद। संस्कृत की परिभाषा कहती है कि वर्ण साम्य अनुप्रासः, या हम सीधी सीधी भाषा में याद रखें तो जिन कविताओं की पंक्तियों में वर्ण मतलब व्यंजन वर्ण की साम्यता हो, अथवा जिन कविताओं की पंक्तियों में एक वर्ण या वर्ण समूह की आवृत्ति हो, वहां कौन सा अलंकार होगा मित्रों? वहां होगा आपका अनुप्रास अलंकार। तो ये डेफिनेशन कितने नंबर की हो जाएगी? ये डेफिनेशन हो जाएगी 3 नंबर की। यदि आपको 3 में से 3 चाहिए तो ये आप याद रख लो, 100% आपका स्कोर जो है सही रहेगा। यदि आपको 3 में से 3 चाहिए, बहुत बेहतर चाहिए, तो आप उसकी संस्कृत डेफिनेशन के साथ हिंदी की डेफिनेशन में इंक्लूड कर दो तो आनंद आ जाएगा। हाँ, यह ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है कि आप संस्कृत लिखो, लेकिन याद हो सके तो देख लेना। बाकी हिंदी की जो ट्रेडिशनल डेफिनेशन है जो हम अब तक पढ़ते आए हैं वो तो फिर है ही। जब भी आप ऐसा कोई क्वेश्चन आए, फॉर एग्जाम्पल मान लो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए अनुप्रास अलंकार को परिभाषित कीजिए,
तो आपको 3 नंबर लिखने के लिए क्या करना होगा? सबसे पहले तो आपको लिखनी होगी परिभाषा, और परिभाषा लिखने के बाद आपको उदाहरण देना जरूरी है। यदि आप उदाहरण नहीं दे रहे हो, इसका मतलब फिर आपके नंबर क्या हो जाएंगे? कम। समझ में आ रही है क्या बात बोल रहा हूं मैं? 3 नंबर के प्रश्नों में या जब भी आप कोई डेफिनेशन दो किसी भी टॉपिक में, चाहे संधि हो, समास हो या कोई भी टॉपिक हो, आप उसको जस्टिफाई करने के लिए आप उसका उदाहरण जरूर लिखो। मान लो आपने संधि की डेफिनेशन लिखी कि भाई 2 वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार या परिवर्तन, लेकिन जो डेफिनेशन आप बोल रहे हो उसका प्रमाण कैसे मिलेगा? उदाहरण के बाद, कि रमा प्लस ईश इज इक्वल टू रमेश। रमा मतलब बड़ा, ईश मतलब बड़ी, बड़ा प्लस बड़ी इज इक्वल टू ए रमेश। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट चलेगा डेफिनेशन के साथ। तो यदि वहां हम ऐसा काम करते आए हैं तो उम्मीद करता हूं हम यहां भी कुछ ऐसा ही काम कर लें तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो जब भी डेफिनेशन आएगी, अंडरस्टूड रहना चाहिए कि हमें एग्जाम्पल सेट करना है। तीसरे स्टेप में आप चाहो, मान लो आपके पास जगह है, स्पेस है, तो आप फिर उसके प्रकार भी लिख सकते हो, यदि केवल उसने अनुप्रास अलंकार और क्वेश्चन मार्क लिख दिया तब। ठीक है, अनुप्रास अलंकार को परिभाषित कीजिए तो आप डेफिनेशन और उदाहरण के साथ उसको समाप्त कर देना। और एक और चीज, आप जब उदाहरण लिखोगे तो आपको शॉर्ट एंड स्वीट छोटा उदाहरण लिखना है, बहुत डिटेल में उदाहरण नहीं लिखना। क्यों? क्योंकि भाई स्पेस नहीं है, 20 वर्ड्स है हमारे पास। 20 शब्दों में यदि हमें लिखना है तो फिर हमें उदाहरण को छोटा करके लिखना होगा या छोटा लिखना होगा, वो बताऊंगा मैं आगे। फिलहाल क्लियर हुआ आपको? अनुप्रास अलंकार यदि 3 नंबर में आता है या कोई भी अलंकार 3 नंबर में आता है तो क्या क्या पॉइंट हमें ऐड करना है। ठीक, अनुप्रास की डेफिनेशन संस्कृत में और हिंदी में दोनों में याद रखना है आपको। आप नहीं याद रख पा रहे हो तो फिर हिंदी की जो ट्रेडिशनल डेफिनेशन है, जो अभी तक आप याद करते हुए आए थे, वो तो फिर है ही। एग्जाम्पल है तरणी तनुजा तट तमाल तरुवर भौचाए। तो आप क्या देख रहे हो? ता 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 वर्ण की आवृत्ति जनरली आपको क्या मिल रही है? बार बार मिल रही है, इसीलिए वो आंसर क्या है? वो आंसर है अनुप्रास अलंकार। अब अनुप्रास में यदि हम प्रकार पर जाएं तो अनुप्रास के होते हैं 5 भेद, जो कि आपको दिख रहे हैं स्क्रीन पर। पहला भेद क्या है आपका? छेका अनुप्रास। दूसरा भेद है आपका वृत्य अनुप्रास। तीसरा भेद है आपका लाटा अनुप्रास। चौथा है श्रुत्य अनुप्रास और 5वां है अंत्य अनुप्रास। मतलब एक क्वेश्चन यह हो गया कि अनुप्रास अलंकार के कितने भेद होते हैं, तो याद रखिएगा 5 भेद होते हैं। 1 नंबर में क्वेश्चन बनेगा ये कि कितने भेद होते हैं? 5। और 5 भेदों को यदि आप लिख रहे हो तो वो क्वेश्चन है फिर 3 नंबर का, कि अनुप्रास अलंकार के कितने और कौन कौन से भेद हैं। तो 5 भेद हैं और 5 के नाम आप लिख देना तो वो 3 नंबर का हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन केवल इतना पूछा है कि अनुप्रास के कुल कितने भेद होते हैं, तो आप आंसर लिखोगे 5 और वो होगा 1 नंबर का प्रश्न। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन की वैरायटी चेंज इसलिए होती है क्योंकि उसके प्रश्न पूछने का तरीका बदल दिया है। अब यहां पर हम देखेंगे छेका अनुप्रास। सबको एक ब्रीफली हम समझ लेते हैं। छेका अनुप्रास का मतलब है, शॉर्ट एंड सिंपल में बताऊं तो, एक वर्ण की आवृत्ति केवल एक बार, या फिर जिन कविताओं की पंक्तियों में एक वर्ण या वर्ण समूह की आवृत्ति केवल एक बार हो, उसे हम कहेंगे छेका अनुप्रास। ठीक, एग्जाम्पल, इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागनी बजती है। क्या बोला मैंने? इस करुणा कलित, करुणा में का आया और कलित में भी क्या आया, इसका मतलब का की आवृत्ति कितनी बार हो गई? एक बार। उसे हम क्या कहेंगे? छेका अनुप्रास। और एग्जाम्पल देखेंगे हम, तो एक वर्ण या वर्ण समूह की आवृत्ति जब एक बार होगी तो उसे हम कहेंगे छेका। तो फिर वृत्य क्या होता है? वृत्य का मतलब होता है वृत्ति प्लस अनुप्रास। वृत्ति मतलब आवृत्ति। तो जिन कविताओं की पंक्तियों में एक वर्ण, अब वर्ण जहां मैं बोलूंगा तो व्यंजन आप समझ जाना, जिन कविताओं की पंक्तियों में एक वर्ण की आवृत्ति 2 या 2 से अधिक बार हो, एक बार होगी तो छेका और 2 से ज्यादा बार होगी तो उसे हम क्या कहेंगे? वृत्या। जैसे भव्य, भावों में भयानक, भावना भरना नहीं। भव्य, भावों में भयानक, भावना भरना नहीं। तो एक वर्ण की आवृत्ति लगभग 4-5 बार हो गई। जैसे अभी हमने देखा था तरणी तनुजा तट तमाल तरुवर भरुचाए। तो हमने क्या देखा? तरणी तनुजा तट तमाल तरुवर। तो हमें क्या दिख रहा है? ता 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 ता। तो एक वर्ण की आवृत्ति यदि कई बार होती है तो उसे हम कहते हैं छेका अनुप्रास। अगला मिलेगा लाटा।
लाटा अनुप्रास को यदि हम तोड़ेंगे तो यह बनेगा लाट प्लस अनुप्रास। और याद रखिएगा मित्रों, लाट जो शब्द है वो गुजरात के कवियों के लिए प्रयोग किया जाता है। मतलब गुजरात के कवियों को लाट की संज्ञा दी जाती है। क्यों दी जाती है? क्योंकि गुजरात के जो कवि होते हैं, ऐसा माना जाता है कि अपनी पंक्तियों को दोहराते हैं। अपनी पंक्तियों को दोहराने के कारण इनको कहा जाता है लाट। और इसी के आधार पर अनुप्रास की डेफिनेशन बनी है कि जिन कविताओं की पंक्तियों में कोई शब्द या शब्द समूह की आवृत्ति हो और हर बार उसका अर्थ एक ही हो। याद रखिएगा, शब्दों का अर्थ एक ही रहेगा, भले पंक्ति के बदल जाएं, ये मैं बताऊंगा आगे चल के। फिलहाल आप याद रखना कि लाटानुप्रास का अर्थ यहां पर होता है लाट प्लस अनुप्रास। लाट का जो है वो गुजरात से संबंध है, या लाटानुप्रास जो है किस प्रदेश से संबंधित माना जाता है, तो याद रखिएगा गुजरात प्रदेश से संबंधित माना जाता है। ये लास्ट ईयर एमपीपीएससी में 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था। गुजरात के कवियों को लाट कहा जाता है, इसीलिए लाटानुप्रास का संबंध गुजरात से है। और गुजरात के कवि अपनी पंक्ति और अपने शब्दों को दोहराते हैं, इस कारण से उन्हें लाट कहते हैं। और यही डेफिनेशन लाटानुप्रास में मिलेगी। और वो डेफिनेशन क्या होगी कि जिन कविताओं की पंक्तियों में कोई शब्द अनेक बार आए और हर बार उसका अर्थ एक ही हो, तो मित्रों वो होगा लाटानुप्रास। जैसे मैंने बोला, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। मनुष्य और मनुष्य शब्द रिपीट हुआ, लेकिन हर बार उसका अर्थ एक ही है, इसीलिए वो होगा लाटानुप्रास। और डिटेल में चर्चा करेंगे, थोड़ा डेफिनेशन में इसमें ट्विस्ट भी है, बताऊंगा अभी थोड़ी देर से। अगला मिलेगा श्रुत्य अनुप्रास। श्रुत्य अनुप्रास को यदि हम तोड़ेंगे तो यह बनेगा श्रुति प्लस अनुप्रास। और अनुप्रास का मतलब तो हम जानते हैं आवृत्ति। श्रुति मतलब सुनना। तो यहां पर यह अर्थ निकलेगा कि जिन कविताओं की पंक्तियों में एक ही वर्ग से, याद रखिएगा क्या बोला मैंने, एक ही वर्ग से अनेक वर्णों की आवृत्ति हो। आई रिपीट, जिन कविताओं की पंक्तियों में एक ही वर्ग से अनेक वर्णों की आवृत्ति हो, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे श्रुत्य अनुप्रास। अब इसके लिए आपको वर्ग पता होना चाहिए कि का वर्ग क्या था, खा वर्ग क्या था, हमने बोला सॉरी, का वर्ग क्या था, चा वर्ग क्या था, टा वर्ग क्या था। लाइक कंठस्थ, तालव्य, मूर्धन्य, दंतस्थ, ओष्ठ। उस टाइप के एग्जाम्पल आपको यहां मिलेंगे। जब इसको डिटेल में देखेंगे थोड़ी देर से, तब समझते हैं। अंत्य अनुप्रास मतलब अंत में अनुप्रास मिलेगा आपको, अर्थात अंत में वर्णों की आवृत्ति मिलेगी। तो जिन कविताओं की पंक्तियों में, या हम कह सकते हैं जिन कविताओं की पंक्तियों के अंत में वर्णों की आवृत्ति हो, या फिर छंदों के चरणों के अंत में जब वर्णों की आवृत्ति हो या तुक मिले, तो उसे हम कहेंगे अंत्य अनुप्रास। मैंने बोला जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, रा मिला लास्ट में, जय कपि सती लोको उजागर, फिर रा मिल गया, तो वो है अंत्य अनुप्रास। लेकिन इसको थोड़ा सा आप स्टार लगा लेना, क्योंकि ये थोड़ा सा ट्विस्ट है इसमें। और वो ट्विस्ट क्या है ये मैं बताऊंगा वीडियो के अगले पार्ट में। मतलब इसी पार्ट में बताना है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। ये मैंने आपको ब्रीफली बता दिया, छेका, वृत्या, लाटा, श्रुत्या और अंत्य। अब एक एक की बात करते हैं। छेकानुप्रास। छेकानुप्रास का मतलब है जहां किसी व्यंजन वर्ण या वर्ण समूह की आवृत्ति केवल एक बार हो। यह याद रखना, केवल कितनी बार हो, एक बार हो, उसे हम क्या कहेंगे, छेकानुप्रास। ठीक है, जैसे कि मैंने बोला मोहिनी मूरत, मामा मिला, सांवली सूरत, सासा मिला। एक्चुअल में ये रचना ये है कि बसो मोरे नयन में नंदलाल, बसो मोरे नयन में नंदलाल, मोहिनी मूरत सांवली सूरत, नैना बने विशाल। तो मोहिनी मूरत मामा, सांवली सूरत सासा, तो इस टाइप के वर्णों की आवृत्ति होगी, इसलिए उसे हम क्या कहेंगे, छेकानुप्रास कहेंगे। या फिर एक एग्जांपल और ले लिया, मान लो आपने तीसरे नंबर का, कि इस करुणा कलित हृदय में, इस करुणा कलित हृदय में, इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागनी बजती है, अब विकल रागनी बजती है, अब विकल रागनी बजती है। भाई इस पंक्ति का अर्थ क्या है, वो बात की बात है, हमें पहले यहां पर लॉजिक समझना है। अब विकल रागनी बजती है, डेफिनेशन हमारी ये कहती है कि एक वर्ण की आवृत्ति कितनी बार होगी, एक बार होगी। कितनी बार होगी, एक बार। अब देखिए का वर्ण आया है और उसकी आवृत्ति कितनी बार हो गई, एक बार।
याद रखना आवृत्ति है ये, मतलब कोई वर्ण टोटल 2 बार मिलेगा लेकिन आवृत्ति एक ही बार होगी। ये का वर्ण मिला तो एक बार आ गया ये, है ना। अब फिर से आया है तो इसे हम बोलेंगे आवृत्ति, और ये आवृत्ति कितनी बार दिख रही है मित्रों? एक बार। जैसे कानन कठिन भयंकर भारी, का भा, तो क वर्ण की आवृत्ति और भ वर्ण की आवृत्ति के कारण ये चला जाएगा आपका किसमें? ये चला जाएगा आपका छेका अनुप्रास में। तो छेका अनुप्रास 3 नंबर का यदि आता है तो आपको परिभाषा के साथ एक एग्जाम्पल भी लिखना है, तब जाकर आपको वो 3 नंबर देने वाले हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला मिलेगा आपको जिसे हम कहेंगे वृत्त्यानुप्रास। वृत्त्यानुप्रास का मतलब है वृत्ति प्लस अनुप्रास, वृत्ति प्लस अनुप्रास। अब अनुप्रास का मतलब तो हमें पता है वर्णों की आवृत्ति, लेकिन उसमें वृत्ति और जोड़ दिया, मतलब वर्णों की आवृत्ति कई बार मिलेगी। तो जिन कविताओं की पंक्तियों में एक वर्ण या व्यंजन वर्ण की आवृत्ति 2 या 2 से अधिक बार हो, मिनिमम 2 मिलेगी, मैक्सिमम कितना भी हो सकता है। जैसे भव्य, भावों में, भयानक, भावना, भरना नहीं। क्या बोला मैंने यहां पर? भव्य, भावों में, भयानक, भावना, भरना नहीं। या मैंने एग्जाम्पल लिखा, या फिर मैंने बोला कि एक जैसे फनी एग्जाम्पल की बात करेंगे कि चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चौक में चांदी की चम्मच से चटनी चटाई। तो क्या बोल रहा है? चंदू के चाचा ने, चाचा, चंदू की चाची को, फिर चाचा मिला आपको, चांदनी चौक में चाचा मिला, चांदी की चम्मच से चाचा मिला, चटनी चटाई, चाचा मिला। तो एक वर्ण की आवृत्ति कितनी बार आपको देखने को मिल रही है, इसीलिए उसे हम क्या कहेंगे? वृत्त्यानुप्रास। या फिर मैंने बोला चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में, तो चारु चंद्र मतलब चाचा चाचा। या फिर मैंने बोला संसार की समर स्थली में, संसार की समर स्थली में, संसार की समर स्थली में धीरता को धारण करो। तो हमने यहां क्या देखा? सा 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 सा। तो एक वर्ण की आवृत्ति कई बार मिल रही है, इसलिए इसे हम क्या कहेंगे? वृत्त्यानुप्रास। तो याद रखिएगा, छेकानुप्रास में एक वर्ण की आवृत्ति एक बार और वृत्त्यानुप्रास में एक वर्ण की आवृत्ति 2 या 2 से अधिक बार। ठीक है, क्लियर रहेगा ये कॉन्सेप्ट? आगे बढ़े। अगला मिलेगा जिसे हम कहेंगे लाटानुप्रास। ये अनुप्रास का कौन सा भेद है? तीसरा। लाटानुप्रास 2 शब्दों से मिलकर बना है, एक है लाट और दूसरा है अनुप्रास। और लाट की यदि हम बात करेंगे तो गुजरात प्रदेश के कवियों को लाट कहा जाता है, क्योंकि वो अपने शब्दों को दोहराते हैं, अपने पंक्तियों को दोहराते हैं, इसलिए उनको क्या कहते हैं? लाट। और लाटानुप्रास का भी यही अर्थ है कि जिन कविताओं की पंक्तियों में कोई शब्द या शब्द समूह या पंक्ति की आवृत्ति हो, याद रखना शब्द समूह की आवृत्ति होगी उसका अर्थ एक ही रहेगा, लेकिन यदि हम पंक्ति की बात करेंगे, जैसे 2 पंक्तियां दिख रही हैं, यहां पर शब्द रिपीट हुए, पूत, धन संचय, धन संचय, तो हम कहेंगे कि लाटानुप्रास का मतलब है कि जिन कविताओं की पंक्तियों में कोई शब्द अनेक बार आए और हर बार उसका अर्थ क्या होगा? एक ही, लेकिन पंक्तियों को अलग अलग करने पर उन दोनों पंक्तियों के जब अर्थ बदल जाएं तो उसे हम कहेंगे लाटानुप्रास। समझना, परंतु अन्वय करने पर प्रत्येक बार अर्थ भिन्न हो। किसका? पंक्तियों का। ठीक है, सुनना डेफिनेशन को, अपने शब्दों में लिख लो, नहीं तो ये तो किताबी डेफिनेशन है। डेफिनेशन क्या बनेगी कि जिन कविताओं की पंक्तियों में कोई शब्द या शब्द समूह की आवृत्ति हो लेकिन हर बार अर्थ एक ही हो और अन्वय करने पर पंक्तियों के अर्थ परिवर्तित हो तो वहां लाटानुप्रास होगा। लाटानुप्रास में लाट शब्द का संबंध या लाट जो है गुजरात के कवियों को कहा जाता है, इसीलिए लाटानुप्रास का संबंध जो है वो गुजरात प्रदेश से है। कहां से है? गुजरात प्रदेश से है, याद रखना है। ऐसा नहीं कि बाकी सारे अलंकारों का संबंध किसी ना किसी प्रदेश से है, केवल इसका ही संबंध आपको मिलेगा क्योंकि यहां पर जो अर्थ है वो लाट है और लाट जो है वो गुजरात के कवि हैं। क्लियर है? तो पूत सपूत तो क्यों धन संचय और पूत कपूत तो क्यों धन संचय, इस लाइन को ऊपर नीचे करके ही बोलते हैं। तो पूत कपूत तो क्यों धन संचय मतलब बेटा यदि आपका नालायक है, कपूत, तो धन इकट्ठा करके क्या होगा? उड़ा देगा। और पूत सपूत तो क्या धन संचय, क्यों धन संचय मतलब बेटा यदि अच्छा है आपका तो भी मैं धन को इकट्ठा करके क्यों रखूं, क्योंकि वो लाता है ना कमा कर। अच्छा है मेरा बेटा,
तो कहने का मतलब यह है कि दोनों ही केस में हमको कमाना नहीं है। बेटा नालायक है तो भी क्या होगा कमाकर, और बेटा अच्छा है तो क्यों कमाऊं। लेकिन आप देखोगे तो यहां पर पूत का मतलब क्या है, पुत्र। धन संचय का अर्थ क्या है, धन को एकत्रित करना। तो ये एग्जाम्पल आपका चला जाएगा किसमें, लाटानुप्रास में। जैसे मैंने बोला भाई लड़के तो लड़के हैं, तो लड़का और लड़का जो शब्द है इन दोनों का अर्थ एक है। या फिर मैंने बोला कि वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, तो मनुष्य और मनुष्य शब्द रिपीट हुआ है, इसीलिए यहां पर इन दोनों का अर्थ क्या है, एक है, लेकिन शब्द रिपीट हो रहा है, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, लाटानुप्रास। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगला मिलेगा जिसे हम कहेंगे श्रुत्य अनुप्रास। श्रुत्य का मतलब है श्रुति प्लस अनुप्रास, मतलब एक जैसे वर्ण नहीं मिलेंगे, लेकिन वो एक ही वर्ग से मिलेंगे, एक ही क्षेत्र विशेष से मिलेंगे, इसलिए हम उसे बोलेंगे श्रुत्य अनुप्रास। सुनने के आधार पर एक जैसा लगे, एक जैसे नहीं है, लेकिन सुनने में ऐसा लग रहा है कि एक ही जगह के लोग हैं। जैसे पीएससी वाले एक जैसे लगते हैं मान लो, या एक क्लास के विद्यार्थी जब एक जैसी टी शर्ट पहन के निकलते हैं तो विद्यार्थी तो अलग अलग है, लेकिन ग्रुप तो एक ही है ना। ग्रुप क्या है, एक ही है, एक ही संस्थान के व्यक्ति हैं। तो वो वैसी स्थिति हो जाएगी वृत्ति अनुप्रास में, अर्थात जिस अलंकार के द्वारा मुख के एक ही उच्चारण स्थान कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ से उच्चारित होने वाले वर्णों की आवृत्ति हो, या फिर आसान भाषा में कि जिन कविताओं की पंक्तियों में एक ही वर्ग से अनेक वर्णों की आवृत्ति हो, तो उसे हम कहेंगे वृत्ति अनुप्रास। क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे श्रुत्य अनुप्रास। आई रिपीट, जिन कविताओं की पंक्तियों में एक ही वर्ग से अनेक वर्णों की जो है आवृत्ति हो, उसे हम कहेंगे श्रुत्य अनुप्रास। जैसे कि लिखा है, तुलसीदास सीदत निस्दिन देखत तुम्हारे निठराई। तो आपको यदि याद हो तो एक होता है ता वर्ग, और ता वर्ग में हम रखते हैं ता को, था को, दा को, धा को, ना को। इसके अलावा यदि आपको और डिटेल में याद हो तो ला और सा भी इसी वर्ग में रखे जाते हैं जब कुल वर्णमाला की बात होती है तब। ये 5 तो है ही, 2 और मिलते हैं। अब आप देखना, ता मिला इसी वर्ग में है, ला मिला इसी वर्ग में है, सा मिला इसी वर्ग में है, दा मिला इसी वर्ग में है, सा मिला इसी वर्ग में है। सा मिल गया फिर इसमें आ गया, दा इसमें आ गया, ता फिर इसमें आ गया, ना, सा, दा, ना, दा, ता, फिर ता। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि प्रत्येक वर्ण रिपीट होगा, लेकिन ऑलमोस्ट जितने आपको दिख रहे हैं वो सब के सब एक ही वर्ग से हैं, इसीलिए उसे हम क्या कहेंगे, श्रुत्य अनुप्रास। याद रखना 3 नंबर में प्रश्न आता है तो डेफिनेशन के साथ जब आप उदाहरण लिखोगे तो उदाहरण में स्पष्टीकरण लिखना आवश्यक हो जाएगा। चाहे आप उदाहरण शॉर्ट लिख दो, आप आधा ही लिख दो, तुलसीदास सीदत निस्दिन डॉट 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 कर दो, लेकिन जब भी आप कोई उदाहरण दे रहे हो तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यह करना पड़ेगा कि आप उस उदाहरण को एक्सप्लेन भी करें, तब जाकर आपको 3 नंबर मिलेंगे सॉलिड तरीके से। तो 6 का अनुप्रास एक वर्ण की आवृत्ति एक बार, वृत्ति अनुप्रास एक वर्ण की आवृत्ति कई बार, लाटा अनुप्रास शब्द रिपीट होंगे लेकिन हर बार उसका अर्थ एक होगा, श्रुत्य अनुप्रास एक ही वर्ग से अनेक वर्णों की आवृत्ति, और अगला मिलेगा आपको अंत्य अनुप्रास, जिसके बारे में मैंने बोला था ट्विस्ट है। देखो अंत्य अनुप्रास तो सीधा सीधा यह है कि चरणों के अंत में वर्णों की आवृत्ति, मतलब 2 लाइन रहेंगी और दोनों लाइन का जो आखिरी वर्ण है वो एक जैसा रहेगा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। तो रारा मिल गया। कोई भी गाना ले लो आप, है ना, कोई भी गाना आप ले लो उसमें मिल जाएगा। जैसे मेरे रस के कवर तूने पहली नजर, रारा मिल गया। या अभी हमने एक एग्जांपल देखा था, पूत सपूत तो क्यों धन संचय और पूत कपूत तो क्यों धन संचय, यहां भी तो रिपीट हो रहा था या। तो कहने का मतलब यह है कि अंत्य अनुप्रास हर पंक्ति में मिलेगी क्योंकि तुक हर जगह मिलती है। तो फिर अंत्य अनुप्रास हमें कब लगाना है, अंत्य अनुप्रास जब भी आप आंसर लगाओगे 1 नंबर में, समस्या 1 नंबर की है, 3 नंबर में आएगा तो डेफिनेशन और उदाहरण आपको ही लिखना है। 1 नंबर के प्रश्न में वो पूछेगा पंक्ति और फिर पूछेगा कौन सा अलंकार है। उस स्थिति में आप क्या करोगे, उस स्थिति में आप ये देखोगे कि अंत्य अनुप्रास लगाने से पहले क्या उस पंक्ति में कोई दूसरा अलंकार है। यदि उसमें कोई दूसरा अलंकार विद्यमान है तो फिर आपको वो दूसरा अलंकार ही आंसर लगाना होगा, आप अंत्यानुप्रास नहीं लगा सकते। अंत्यानुप्रास यदि आपको डिसाइड करना है कि इस पंक्ति में अंत्यानुप्रास है तो फिर आपको यह देखना होगा कि उस पंक्ति में कोई दूसरा अलंकार तो नहीं है।
अर्थात अंत्यानुप्रास को अंतिम प्राथमिकता के साथ हम रखेंगे। अंत्यानुप्रास में दूसरे कॉन्फ्लिक्ट जब होंगे तो अंत्यानुप्रास को हम अंतिम प्रायोरिटी देंगे, अंतिम प्राथमिकता देंगे। ठीक है, अंत्यानुप्रास उत्तर लगाते समय जल्दबाजी मत करना, यह समस्या उत्पन्न होगी आज नहीं तो कल, आप विशेष रूप से ध्यान रखना। ठीक है, और ट्रिक भी बताऊंगा मैं, जैसे मंगल भवन अमंगल, भुवन नहीं है, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवंश दशरथ अजर बिहारी। या और बोल दिया आपने एग्जाम्पल कि तज प्राणों का मोह आज सब मिलकर लाओ, तज प्राणों का मोह आज सब मिलकर लाओ, और मातृभूमि के लिए बंधुवर मिलकर अलग जगाओ, वो मिल गया। या फिर मैंने बोला कि अमर राष्ट्र उद्दंड राष्ट्र उन्मुक्त राष्ट्र यह मेरी बोली, यह सुधार समझौते वाली भाती नहीं मुझे ठिठोली। तो बोली ठिठोली लाला जो रिपीट हुआ है उसके कारण यह आंसर क्या हो जाएगा, अंत्यानुप्रास आंसर हो जाएगा। तो एक बार ब्रीफ में देखें, छे का मतलब एक वर्ण की आवृत्ति एक बार, वृत्या मतलब एक वर्ण की आवृत्ति दो या दो से अधिक बार, और यहां पर लाटा मतलब शब्दों की आवृत्ति लेकिन अर्थ एक रहेंगे, श्रुत्या मतलब एक ही वर्ग से अनेक वर्णों की आवृत्ति, और अंत्यानुप्रास का मतलब है कि अंत में वर्णों की आवृत्ति। ये अनुप्रास का पूरा काम हो गया। 5 क्वेश्चन आपके 5 डेफिनेशन से बन जाएंगे, 6वां क्वेश्चन खुद अनुप्रास से बन जाएगा, 7वां प्रश्न जो बनेगा अनुप्रास के भेद कितने और कौन कौन से हैं, ये 7 प्रश्न जो है इस अनुप्रास से बन सकते हैं। याद रखिएगा 3 नंबर में। ठीक है, 1 नंबर के अनुप्रास से 2 क्वेश्चन आ सकते हैं, मतलब केवल अनुप्रास अलंकार जो है कम से कम 1 क्वेश्चन 3 नंबर का बनेगा और 2 क्वेश्चन आपके बनेंगे किससे, 1 नंबर से। तो 5 नंबर का कम से कम अनुप्रास अलंकार पूछा जाएगा, देख लेना आप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला मिलेगा जिसे हम कहेंगे यमक अलंकार। अब देखिए यमक अलंकार क्या होता है, समझना इसको। यमक का अर्थ यदि हम संस्कृत में देखें या डेफिनेशन संस्कृत में देखें तो ये थोड़ी टफ हो जाएगी। आप याद कर सकते हो तो कर लीजिएगा, नहीं कर सकते तो उसका आसान रूप भी अपने पास है। डेफिनेशन क्या होगी, अर्थे सत्यर्थ भिन्ना नाम वर्णा नाम सपुनः श्रुति यमक। मतलब जिन कविताओं की पंक्तियों में किसी शब्द की आवृत्ति हो और हर बार उसका अर्थ अलग अलग हो, सत्यर्थ भिन्ना नाम, अर्थ अलग अलग हो, उसे हम क्या कहेंगे, यमक अलंकार कहते हैं। सीधी सीधी डेफिनेशन याद रखना, यदि संस्कृत में याद ना हो तो। क्या डेफिनेशन याद रखोगे कि जिन कविताओं की पंक्तियों में कोई शब्द अनेक बार आए और हर बार उसका अर्थ अलग अलग हो तो उसे हम क्या कहेंगे मित्रों, उसे हम कहेंगे यमक अलंकार, है ना। अब यमक के 2 प्रकार हैं आपके, एक है सभंग पद और दूसरा है आपका अभंग पद। अब सभंग और अभंग यदि हम पढ़ रहे हैं तो इसमें यदि देखेंगे तो यह है सा प्लस भंग प्लस पद। इसको हम पढ़ रहे हैं तो क्या मिलेगा, आ प्लस भंग प्लस पद। मतलब शब्दों को यदि हम तोड़ेंगे तो डेफिनेटली इसके कॉन्सेप्ट निकल कर आएंगे। अब इनमें जो कॉमन आपको दिख रहा है वो भंग है, पद है, भंग है, पद है। पद हम जानते हैं शब्द को कहते हैं, मतलब एक जगह शब्द भंग का मतलब क्या हो गया, शब्दों को तोड़ना। सा लिखा है मतलब शब्दों को तोड़ना है, आ लिखा है मतलब शब्दों को नहीं तोड़ना है। तो सभंग अभंग जो 2 प्रकार हैं वो यमक के इसलिए रखे गए हैं क्योंकि यहां पर शब्द मिल रहे हैं, और शब्द मिल रहे हैं अर्थात यह हुआ कि जिन कविताओं की पंक्तियों में शब्द तो रिपीट हो लेकिन हर बार अर्थ अलग अलग हो, लेकिन वो अलग अलग अर्थ का कारण जो है वो ये 2 आधार हैं आपके। अब जो 2 आधार हैं आपके, एक है सबंग और एक अभंग, वो आधार क्या है देखिए जरा, है ना, इसको समझते हैं। देखिए भंग का मतलब होता है यदि हम बात करें तो तोड़ना। बोला तपस्या भंग कर दी, किसी चीज को जो है हम कह सकते हैं खलल डाल देना, तोड़ देना चीज को। अब सा का मतलब होता है साथ में, आ का मतलब होता है ना। तो यदि हम सबंग की बात करेंगे तो यहां हम क्या करेंगे, शब्दों को तोड़ेंगे, और जब शब्दों को तोड़ेंगे तो शब्दों को जोड़ने का काम भी यही होगा। और अभंग की बात करेंगे तो यहां शब्दों को क्या करना है, तोड़ना और जोड़ना नहीं है, मतलब जैसा शब्द था वैसा ही रखेंगे। समझना, बहुत टिपिकल है ये टाइप। और देखिए एक बार और,
चलो आपको एक कॉन्सेप्ट से और बताता हूं। एक वर्णमाला में कॉन्सेप्ट होता है संगम। संगम क्या होता है इस एग्जांपल से समझना। एक शब्द है जलसा और एक शब्द है आपका जल सा। इस कॉन्सेप्ट को समझ गए ना आप समझ जाना, आपका ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और ये वाला भी हो जाएगा। आप देखो शब्द एक ही है लेकिन अर्थ अलग अलग है। इस जलसा का अर्थ क्या है? उत्सव। और इस जलसा का क्या है? पानी जैसा। पानी जैसा। ठीक है, एक और उदाहरण देखो। मैंने बोला न फीस और मैंने बोल दिया न फीस। इसका अर्थ है निशुल्क और इसका अर्थ है सुंदर। ठीक है, तो आपने क्या देखा कि शब्द तो एक ही है लेकिन शब्दों को एक जगह हमने तोड़ा है और एक जगह हमने क्या किया है? जोड़ा है। तब जाकर अर्थ अलग अलग निकले हैं। यदि एक जैसा ही रखते, बिना जोड़े तोड़े बात करते तो अलग अलग अर्थ नहीं निकलते। कहने का मतलब यह है कि शब्दों के उच्चारण में जो विराम पाया जा रहा है उसी के कारण उसका अर्थ बदल रहा है, और शब्दों के उच्चारण में यहां विराम नहीं है तो उसका अर्थ अलग हो गया। अर्थात जब शब्दों को जोड़ तोड़कर दो अलग अलग अर्थ निकाले जाते हो तो याद रखना मित्रों, उसे हम क्या कहेंगे? सभंग। अब यहां देखो, मैंने बोला उसे संगम भी कहते हैं, याद रखना। ये जो प्रक्रिया आपको दिख रही है इसे संगम कहते हैं। अभंग में क्या मिलेगा? मैंने लिखा सजना और सजना। अब मैंने दोनों बार एक जैसा लिखा है। एक सजना का मतलब हम जानते हैं क्या होता है? श्रृंगार करना। एक सजना का मतलब हम कह सकते हैं कौन हो जाएंगे? प्राण प्रिय। या मैंने बोला घटा और दूसरा बोला मैंने घटा, तो एक घटा का मतलब यहां क्या हो जाएगा? बादल, और एक घटा का मतलब यहां क्या हो जाएगा? कम होना। तो कहने का मतलब यह हुआ कि एक सजना और दूसरा सजना, सजना रिपीट हो रहे थे लेकिन शब्दों में कोई अंतर दिख रहा है क्या आपको? शब्दों को जोड़ तोड़ रहे हैं क्या? नहीं। जब शब्दों को बिना जोड़े तोड़े दो अलग अलग अर्थ निकाले जाते हो तो उसे हम कहेंगे अभंग, और शब्दों को जब जोड़ तोड़कर अलग अलग अर्थ निकाले जाते हो तो उसे हम कहेंगे सभंग। भंग का मतलब है तोड़ना, सा लगा देंगे तो तोड़ेंगे और आ लगा देंगे तो नहीं तोड़ेंगे। और यही कॉन्सेप्ट हम वर्णमाला में संगम में पढ़ते हैं। संगम का अर्थ है कि शब्दों के उच्चारण में जो हल्का सा विराम पाया जाता है उसे संगम कहते हैं। इसके प्रयोग से शब्दों के अर्थ में भिन्नता प्रकट होती है। बोलते ना जलसा कर देंगे, तो जलसा कर देंगे मतलब उत्सव, आनंद, माहौल। और जलसा मतलब पानी जैसा। तुम बहुत नफीस हो मतलब सुंदर हो, और नफीस मतलब निःशुल्क। तो जैसा हमने उच्चारण किया वैसा ही यहां पर अर्थ आपके बदल गए। इसीलिए यहां पर देखना, इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये जो यमक अलंकार है, यमक अलंकार में शब्द रिपीट हो रहे हैं लेकिन अर्थ में जो भिन्नता है वो दो कारणों से है, एक भंग, एक सभंग और एक अभंग। याद रखना ये प्रकार जो है वो इंपॉर्टेंट है। तो 3 नंबर का एक प्रश्न ये बनेगा, 3 नंबर का प्रश्न एक ये बनेगा और एक 3 नंबर का ये बनेगा। मतलब ये होगा आपके 9 मार्क्स। 9 नंबर की यहां संभावना आपको दिख रही है। 3 क्वेश्चन मैक्सिमम बन सकते हैं। ठीक है, 1 नंबर का प्रश्न कब बनेगा? एक पंक्ति दे देगा और फिर आपसे पूछेगा इसमें कौन सा अलंकार है। फिर 1 नंबर का प्रश्न और बनेगा और फिर आपसे पूछेगा कि इसमें से यमक की या यमक का कौन सा भेद है। या फिर आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि यमक के प्रधान भेद लिखिए। तो ये 3 क्वेश्चन आपके 1 नंबर में बन सकते हैं। ठीक है, मतलब 3 तरह से बोल रहा हूं, ऐसे ही 3 तरह से। तो 3 तरह के क्वेश्चन 3 नंबर में बन रहे हैं और 3 तरह के प्रश्न आपके 1 नंबर में बन रहे हैं। पैटर्न पूरा समझते चल रहे हैं। ठीक है, अनुप्रास जैसा क्लियर किया था वैसा ही यमक की बात कर रहे हैं। अब देखना यमक के जो उदाहरण हमने लिए थे, यमक के उदाहरण क्या लिया था स्टार्टिंग में? डेफिनेशन क्या थी हमारी? डेफिनेशन ये थी कि जिन कविताओं की पंक्तियों में कोई शब्द अनेक बार आए और हर बार उसका अर्थ अलग अलग हो उसे हम यमक कहेंगे। सजना है मुझे सजना के लिए, तो भाई सज लो। और ये सजना मतलब क्या हो गया? श्रृंगार करना। और सजना के लिए तो ये सजना कौन हो गए? वो मतलब भाई आपके प्राण प्रिय। तो ये कंडीशन चली जाएगी आपकी यमक में। क्योंकि इसके 2 भेद होते हैं, एक सभंग और एक अभंग, तो हम एक एक करके टाइप पर चलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अभंग। अभंग को हम 2 शब्दों से तोड़ेंगे, एक अ
दूसरा भंग और तीसरा मिलेगा पद। न भंग को भंग कहेंगे और पद को पद कहेंगे। भंग मतलब होता है तोड़ना। तो जिन कविताओं की पंक्तियों में शब्दों को बिना जोड़े तोड़े, मतलब किसी भी प्रकार का परिवर्तन किए बिना, जिन कविताओं की पंक्तियों में शब्दों को बिना जोड़े तोड़े अलग अलग अर्थ निकाले जाते हो, उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे मित्रों अभंग पद। आई बात समझ में? एक और बार समझो। या फिर जिन कविताओं की पंक्तियों में कोई शब्द अनेक बार आए और उनका अर्थ अलग अलग हो, इसके लिए हम किसी भी प्रकार से उसमें कोई परिवर्तन नहीं कर रहे हैं, उसे हम क्या कहेंगे? अभंग। तो डेफिनेशन आप याद रखना ये, और समझाने के हिसाब से मैंने आपको बता दिया। जैसे मैंने बोला काली घटा का घमंड घटा, काली घटा का घमंड घटा, तो घटा और घटा दो शब्द मिल रहे हैं, दोनों को हम वैसे ही बोल रहे हैं जैसे बोलते आए हैं। तो एक घटा मतलब काली घटा, तो काली घटा मतलब क्या हो जाएगा? बादल। देखो काली घटा, तो ये घटा क्या हो जाएगी आपकी? बादल। का घमंड घटा, तो ये घटा क्या हो जाएगा आपका? कम होना। तो काली घटा का घमंड घटा, ये चीजें आपको मिलेगी। या फिर एग्जांपल है कि मंदिर में रहने वाली मंदिर में रहती है, वह 3 बेर खाती थी, अब 3 बेर ही खाती है। तो मंदिर में रहने वाली मतलब महलों में रहने वाली, मंदिर में रहती है, तो यह मंदिर क्या हो जाएगा आपका? देवालय। क्या हो जाएगा दोस्तों? देवालय। 3 बेर खाती थी, तो 3 बेर मतलब क्या हो गया? समय। और अब 3 बेर ही खाती है, तो अब ये 3 बेर का क्या मतलब हो गया? फल। देखो जिंदगी का सच भी यही है, ज्यादा घमंड पालने की जरूरत नहीं है कि जो मंदिर में रहती थी वह मंदिर में रहती है, वह 3 बेर खाती थी, वह 3 बेर ही खाती है। इसको थोड़ा सा अलग अंदाज में बोलेंगे तो मंदिर में रहने वाली मंदिर में रहती है, वह 3 बेर खाती थी, वह 3 बेर ही खाती है। अर्थात जो महलों में रहती थी वो अब देवालय में रहती है, जो 3-3, 4-4 बार जो खाती थी वो केवल अब 3 बेर 3 फल खाती है। खत्म। समझ लो, यही जिंदगी का सत्य है। एक एग्जांपल, हमारे हाथ की बनी पहुंची, क्या तुम्हारे हाथ में पहुंची? तो ये बनी पहुंची, ये जो पहुंची है ये होती है नीले धागे में पिरोकर सोने से बना एक आभूषण। नीले धागे में पिरोकर एक सोने से आभूषण बनाया जाता है, उसे कहते हैं पहुंची। और ये पहुंची मतलब होगा पहुंचना। भाई मेरे हाथ की बनी मतलब मैंने जो हाथ से बनी एक पहुंचाई थी वो या पहुंची बनाई थी, वो आपके हाथ में पहुंची कि नहीं पहुंची? अगर वो पहुंची हो, पहुंची मतलब यदि वो पहुंची आपके पास पहुंच गई हो तो लिख भोजो की पहुंची। सोचो यहां शब्द कितना रिपीट हो रहे हैं, हर बार वही काम है। एक पहुंची का मतलब क्या हो गया आपका? आभूषण, और दूसरी पहुंची का मतलब हो गया पहुंचना, रीच। ये चला जाएगा आपका किसमें? अभंग में। क्लियर होगा? एग्जांपल, काली घटा का घमंड घटा, सजना है मुझे सजना के लिए, मंदिर में रहने वाली मंदिर में रहती है, और हमारे हाथ की बनी पहुंची। ये 4 एग्जांपल मैंने दिए हैं। मान लो आपको और एग्जांपल करना है तो मैंने आपको रेफरेंस बुक बताई थी, मैं फिर बता रहा हूं। आप एक हिंदी की बुक जो पूर्ण रूप से समर्पित है एमपीपीएससी पेपर 5 के लिए, जो पूर्ण रूप से समर्पित है एमपीपीएससी पेपर 5 के लिए, उस पब्लिकेशन का नाम है एस्पिरेंट्स पब्लिकेशन। एस्पिरेंट्स पब्लिकेशन, एस्पिरेंट पब्लिकेशन रिटन बाय नितिन गुप्ता। आप वो बुक ले लेंगे और उसमें आपको मल्टीपल एग्जांपल मिलेंगे। ये बुक अपनी है, मेरी है ना। इस पब्लिकेशन के माध्यम से निकाली गई है एस्पिरेंट्स पब्लिकेशन। इंदौर में अलग अलग जो है जगह ये अवेलेबल है, मिल सकती है। ठीक है, तो इस बुक से क्या होगा? इस बुक से ये होगा कि आपको नंबर ऑफ एग्जाम्पल मिल जाएंगे। दूसरा, इसमें किसी दूसरे एग्जाम का जो है पुट नहीं है, केवल ये एमपीपीएससी ओरिएंटेड बुक बनाई गई है। एमपीपीएससी ओरिएंटेड बुक मार्केट में आपको एक लौती बुक मिलेगी। जनरली ऐसी कोई बुक अभी तक नहीं बनी है जो केवल टू द पॉइंट हो, सिलेबस। मतलब पहला टॉपिक अलंकार है तो इसमें पहला टॉपिक अलंकार से शुरू किया गया है। वो जो 8 यूनिट हैं उन 8 यूनिटों को ही समाहित किया गया है, बाकी कोई टॉपिक इसमें इंक्लूड नहीं है, ताकि आखिरी वक्त में जब आप कोई टॉपिक पढ़ो, हिंदी पेपर 5 आप तैयार करो, तो आपका वो टॉपिक 1 या 2 दिन में कंप्लीट हो जाए उस बुक से। ठीक है, तो नंबर ऑफ एग्जाम्पल के लिए आप वो बुक ले सकते हैं। आई बात समझ में? तो यमक का एक टाइप क्लियर हुआ आपको, अभंग पद। अब अगले टाइप की ओर चलते हैं जिसे हम कहेंगे सभंग पद। अब देखिए सभंग पद की हम बात करें
तो सभंग पद का यहां पर मतलब क्या होगा? सा प्लस भंग प्लस पद। भंग पद मतलब तो ठीक है, सा मतलब तोड़ना, सा मतलब हम कह सकते हैं साथ में या सहित, मतलब तोड़ने के साथ। तो अभी तक जो शब्द हमने एक जैसा रखा हुआ था, बिना परिवर्तन के रखा हुआ था, अब उस शब्दों में हमें अंतर करने के लिए उच्चारण में अंतर करना पड़ेगा। अर्थात जिन शब्दों को जोड़ तोड़कर जब अलग अलग अर्थ निकाले जाते हों तो उसे हम क्या कहेंगे? सभंग पद यमक कहेंगे। जैसा कि मैंने बोला आपको जल जलसा और दूसरा मैंने बोला जलसा, इस टाइप से आप ये याद रखना। आपको ये डैश मिल जाएगा, जैसे ये लिखा है ना, पास हीरे, पास हीरे, हीरे हीरे, पास हीरे, हीरे की खान खोजता कहां है नादान। पास हीरे, हीरे की खान खोजता कहां है नादान। आप केवल इतना देखो, एक हीरे आ गया, एक हीरे आ गया, लेकिन ये जो हीरे था ये है कुछ ऐसा, हीरे मतलब यहीं पर है, और ये जो हीरे है ये है आपका आभूषण, डायमंड। तो ये जो दो अलग अलग अर्थ निकले हैं वो केवल अलग अलग अर्थ इसलिए निकले हैं क्योंकि हमने शब्दों को क्या किया है, एक जगह तोड़ा है तो एक जगह जोड़ा है। तो शब्दों को जोड़ तोड़कर जब दो अलग अलग अर्थ निकाले जाते हो तो उसे हम क्या कहेंगे? तो याद रखना, उसे हम कहेंगे सभंग पद। क्या कहेंगे? सभंग पद। याद रहेंगी चीजें। तो अभंग क्लियर हुआ, सभंग क्लियर हुआ। सभंग का मतलब है जोड़ना तोड़ना, अभंग का मतलब है बिना जोड़े तोड़े। दोनों के नंबर ऑफ एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे आसानी से। मैंने आपको शब्द बता दिए, नफीस, नफीस, ये सब वर्णमाला में पढ़ाए जाते हैं और पढ़ाने चाहिए। इसीलिए एमपीपीएससी में डायरेक्ट वर्णमाला नहीं है लेकिन इनडायरेक्ट इंक्लूड है, तो हमें कॉन्सेप्ट बनाने के लिए वर्णमाला पढ़नी पड़ती है। ठीक है, बाकी क्वेश्चन 3 नंबर, 1 नंबर या 2 नंबर ऐसा कोई भी प्रश्न वर्णमाला से नहीं आता, लेकिन आगे के टॉपिक पढ़ने के लिए हमें वर्णमाला पढ़नी पड़ती है। ठीक है, तो अलंकार का ये सेशन क्लियर हुआ आपको। सबसे पहले मैंने क्या बताया आपको? अलंकार की डेफिनेशन पिछले वीडियो में, उसमें मैंने अलंकार के पूरे सिस्टम के बारे में बता दिया, कैसे क्वेश्चन आएंगे। इस वीडियो का हमारा प्रमुख उद्देश्य क्या था? हम इनके प्रकारों पर चर्चा करेंगे। पहला प्रकार हमने चर्चा किया अनुप्रास, उसके 5 भेद देखे। फिर हमने देखा यमक, उसके फिर 2 भेद देखे। और अब हम देखेंगे श्लेष अलंकार, और श्लेष अलंकार के बारे में भी समझेंगे। देखो और भी एग्जांपल है तो आप देख लेना। श्लेष अलंकार में सबसे पहले हमें देखेंगे श्लेष, और अलंकार तो है ही। अलंकार का मतलब होता है सौंदर्य। अलंकार का मतलब क्या होता है? सौंदर्य। और यह सौंदर्य की वजह क्या है? श्लेष। श्लेष मतलब श्लिष्ट शब्द, और श्लिष्ट शब्द मतलब एक ही शब्द में अनेक अर्थ। मतलब श्लेष अलंकार को पढ़ने के लिए आपको अनेकार्थी शब्दों को ध्यान में रखना होगा। अर्थात जिन कविताओं की पंक्तियों में एक ही शब्द के एक से अधिक अर्थ निकलते हो उसे हम क्या कहेंगे? श्लेष अलंकार कहेंगे। कि जब किसी वाक्य में ऐसे श्लिष्ट शब्दों का प्रयोग हो और वह शब्द परिस्थिति के अनुसार कई अर्थ प्रकट करे उसे हम क्या कहेंगे? श्लेष अलंकार कहेंगे। कि रही मन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, और पानी गए ना उबरे, मोती मानस चून। या फिर मधुवन की छाती को देखो, क्या एग्जांपल मिलेगा? मधुवन की छाती को देखो, सूखी उसकी कितनी कलियां। मधुवन की छाती को देखो, मधुवन की छाती को देखो, सूखी उसकी कितनी कलियां। सूखी उसकी कितनी कलियां, सूखी उसकी कितनी कलियां। तो इस कलियों के 2 अर्थ हैं। कलियों का पहला अर्थ है पुष्प बनने की पूर्वावस्था। जब फूल बनता है तो उससे पहले क्या बनती? कली। और दूसरा कलियों का अर्थ है यौवन की पूर्वावस्था। तो याद रखना, पहले जो अर्थ मिलेगा वो है पुष्प बनने की पूर्वावस्था, और दूसरा जो बनेगा वो बनेगा यौवन की पूर्वावस्था, यौवन की पूर्वावस्था। अब सबसे बड़ा संकट यह है कि साहब अच्छी बात है, आपने तो बता दिया कि यह होगा, 2 अर्थ भी होंगे, लेकिन सबसे बड़ी समस्या यह है कि हमको कैसे पता चलेगा कि इस लाइन में कौन सा शब्द ऐसा है जिसके 2 अर्थ हैं। आई बात समझ में? सबसे टिपिकल माहौल, लोग पढ़ा देते हैं, सब कर देते हैं, बच्चे रट लेते हैं, सब हो जाता है,
लेकिन हमको कैसे पता चलेगा कि भाई इसमें श्लिष्ट शब्द का प्रयोग हुआ है, इसमें श्लेष अलंकार ही हमें लगाना है? उसके लिए देखिए आप एमपीपीएससी का खेल समझो। 2.1, 2.2 दो क्वेश्चन आते हैं अलंकार के एक एक नंबर में, मतलब इंक्लूड रहते हैं 5-5। 2.1 में कितने क्वेश्चन? 5। 2.2 में कितने क्वेश्चन? 5। पहले 5 क्वेश्चन किससे होते हैं? शब्दालंकार से। दूसरे 5 क्वेश्चन किससे होते हैं? अर्थालंकार से। मतलब पहले शब्दालंकार में कितने मिलेंगे? 3, अनुप्रास, यमक और श्लेष। दूसरे 5 में कितने मिलेंगे? उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा। मतलब इस 5 क्वेश्चन का आंसर या तो अनुप्रास होगा, या यमक होगा, या श्लेष होगा, है ना? समझना ट्रिक। अब इनमें से ट्रिक हमें पता है कि अनुप्रास में वर्णों की आवृत्ति होती है और यमक में शब्दों की आवृत्ति होती है। यदि हम इस लाइन को पढ़कर अनुप्रास समझ रहे हैं या यमक समझ रहे हैं, और कुछ लाइन ऐसी मिलेगी जिसमें हम ना अनुप्रास समझ पा रहे हैं ना यमक, तो फिर उसका आंसर क्या होगा? श्लेष। मतलब एमपीपीएससी में ऑप्शंस ना होते हुए भी ऑप्शन दिखने लगे हैं, और जनरली एग्जाम में 4 ऑप्शन होते हैं, लेकिन एमपीपीएससी ने 3 ही रखे हैं। या तो अनुप्रास लगा बेटा, या यमक लगा, या फिर क्या लगा? श्लेष। अनुप्रास की पहचान हमें एकदम से क्लियर रहती है, यमक की पहचान एकदम से क्लियर रहती है, तो जो बचा कुचा है वो क्या होगा? श्लेष। तो 1 नंबर का प्रश्न आपका कभी गलत नहीं होगा यदि आप ऐसे करोगे तो। ठीक है, ऐसे प्रश्न आते हैं। और 3 नंबर के प्रश्न में तो कोई समस्या ही नहीं है, क्योंकि 3 नंबर में तो सामने वाला पूछेगा श्लेष अलंकार को परिभाषित कीजिए, तो हम लिख देंगे। सभंग श्लेष को लिखिए, अभंग श्लेष को लिखिए, तो भी लिख देंगे। तो 3 नंबर में इश्यू नहीं है, इश्यू है 1 नंबर में, क्योंकि 1 नंबर में वो रचना देगा और फिर आपको पहचानना है कि उसका आंसर क्या होगा। आई बात समझ में? तो ये कॉन्सेप्ट याद रखना आप, है ना? क्या 3 ऑप्शन है, 3 में से 2 क्लियर है, बचा कुचा क्या है? तीसरा। ये श्लेष का एक आसान तरीका हो जाएगा। तो श्लेष में मैंने क्या बोला आपको कि जिन कविताओं की पंक्तियों में कोई शब्द अनेक बार आए और जिन कविताओं की पंक्तियों में कोई शब्द आए और उसका अर्थ अलग अलग हो, या एक ही शब्द के अनेक अर्थ हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? श्लेष। और इसके 2 भेद होते हैं, एक अभंग और एक सभंग। ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको एक एग्जांपल बताया था कि मधुवन की छाती को देखो, सूखी उसकी कितनी कलियां। तो यह कलियों के कितने अर्थ थे? 2। एक था यौवन की पूर्वावस्था, बोलते ना कच्ची कली हो तुम, तो यौवन की पूर्वावस्था, और दूसरा है आपका पुष्प बनने की पूर्वावस्था। तो जब मैंने कलियों के 2 अर्थ निकाले, तो क्या कलियों को तोड़कर देखा? क्या कलियां, ऐसा तो नहीं किया ना, कलियां कलियां। तो जब हमने शब्दों को बिना जोड़े तोड़े अलग अलग अर्थ निकाल दिए है, तो वो हो जाएगा आपका क्या? वो हो जाएगा अभंग। तो ये जो कलियां वाला एग्जाम्पल था वो चला जाएगा अभंग में। लेकिन सभंग में क्या होगा? जैसे एक शब्द है वृष भानुजा। अब वृष भानुजा के 2 अर्थ होते हैं, लेकिन वो 2 अर्थ इतने आसान नहीं है। 2 अर्थ कैसे होते हैं? एक मैंने लिख दिया वृषभ प्लस अनुजा, एक मैंने लिख दिया वृष भानु प्लस जा। वृषभ का मतलब होता है बैल, अनुजा का मतलब होता है बहन, और बैल की बहन कौन हो जाएगी यहां पर? गाय। ठीक, वृषभानु से जन्मी मतलब वृषभानु की पुत्री, तो ये हो जाएंगे आपकी राधा। तो राधा भी होता है, गाय भी होता है, लेकिन ये 2 अर्थ कब निकले? जब हमने शब्दों को अलग अलग किया, अलग अलग तरीके से। मतलब शब्दों को जब जोड़ तोड़कर 2 अलग अलग अर्थ निकाले, तब जाकर वो आंसर क्या होगा? तब जाकर वो आंसर होता है आपका श्लेष। तो सभंग और अभंग क्लियर हो गया आपको, श्लेष क्लियर हो गया। श्लेष का मतलब क्या होता है? चिपकना, मतलब एक ही शब्द में अनेक अर्थ चिपके रहते हैं, उसे हम कहेंगे श्लेष। चलो आप आते हैं मुद्दे पर। मुद्दा यह है कि श्लेष की परिभाषा 3 नंबर में आएगी, श्लेष के प्रकार के साथ भी 3 नंबर में यह प्रश्न पूछा जा सकता है। 1 नंबर में जो प्रश्न आएगा वो सामान्यतः आ जाएगा क्या कि श्लेष के कितने प्रकार होते हैं, या कोई पंक्ति दे रखी होगी और पूछा जाएगा कि उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। तो वो दोनों कंडीशन मैंने आपको बता दी। ठीक है, परिभाषा आप क्लियर रख लेना कि परिभाषा क्या होगी, ये सारी चीजें क्लियर है आपको। ठीक है, इसके अलावा मैंने आपको 2 प्रकार बता दिए। 2 प्रकार क्या मिलेंगे? एक श्लेष मिलेगा और एक क्या मिलेगा? एक अभंग मिलेगा, एक क्या मिलेगा आपको? सभंग। इसमें ये एग्जाम्पल है, सुबरन को ढूंढत फिरत कवि व बेचारी चोर।
कवि को जरूरत है, यहां कवि के रिस्पेक्ट में सुबरन का अर्थ हो जाएगा सुंदर शब्द। व्यभिचारी मतलब स्त्री के अर्थ में सुबरन का अर्थ हो जाएगा, स्त्री के संदर्भ में सुबरन का अर्थ हो जाएगा अच्छा वर, और चोर के संदर्भ में सुबरन का अर्थ हो जाएगा अच्छा सोना मतलब गोल्ड। तो ये जो चीजें हैं आपको ये सुबरन के 3 अर्थ निकले हैं, तो इसलिए सुबरन क्या हो जाएगा श्लेष। और ये कौन सा श्लेष होगा मित्रों, ये होगा अभंग पद श्लेष। इसके 2 भेद होते हैं, अभंग और सभंग, तो डेफिनेशन बताने की जरूरत नहीं है, वो आपको क्लियर है। ये एग्जांपल मैं चाहता हूं थोड़ा अपने लेवल पर चेक करें। मतलब मैं श्लेष को आपके भरोसे छोड़ रहा हूं, श्लेष मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया और सारी चीजें मैंने बता दी, सभंग क्या है, अभंग क्या है, वृष भानुजा क्या है, या कोई एग्जांपल जो रहता है वो सारे एग्जांपल मैंने समझा दिए। ठीक है, तो श्लेष को थोड़ा सा देखना, कोई समस्या आती है तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करना कि श्लेष में हमें यह समस्या है। यदि समस्या रहती है तो मैं श्लेष को इंडिविजुअली वीडियो बनाकर आपको बता दूंगा, लेकिन मैं चाहता हूं इतना कॉन्सेप्ट बताने के बाद आप श्लेष को थोड़ा सा डेप्थ में जाकर पढ़ें। बुक मैंने आपको बता दी, एस्पिरेंट पब्लिकेशन से आप पढ़ सकते हैं, मेरे ही बुक है, मेरे द्वारा लिखी गई है, और उस बुक में आपको नंबर ऑफ एग्जांपल्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो हमने आज के सेशन में शब्द अलंकार के 3 प्रकार अनुप्रास, यमक और श्लेष देखे। श्लेष का मैंने आंशिक भाग बताया आपको, यमक और अनुप्रास मैंने आपको डिटेल में समझाए हैं। आने वाले वीडियो में हम उपमा, उत्प्रेक्षा और रूपक अलंकार पर चर्चा करेंगे, और फिर हम उन प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो मैंने आपको पहले वीडियो में बताए थे स्टार्टिंग में, जो एमपीपीएससी 2020 में आए थे। उन 2020 के प्रश्नों में क्या क्या कंटेंट हमको लिखना है, कैसे लिखना है, उन सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे हम अगले वीडियो में। तो फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में। आप बस वीडियो को देखते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। जय हिंद साथियों, फिर मिलेंगे, धन्यवाद।